नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के हमारे एजेंडा के टॉपिक्स होंगे, कॉलेजियम सिस्टम को डिस्कस करेंगे, सहयोग पोर्टल को लेके कंट्रोवर्सी हुई है। एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सू किया है, कोर्ट में ले गए हैं। और एंटी डिफेक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है अब वो स्पीकर के लिए एक टाइम फ्रेम डिसाइड करने वाले हैं। तो एंटी डिफेक्शन की डिबेट को समझेंगे, फिर इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन को थोड़ा जाना जाएगा, क्या हमें इक्वेशन कैसी रखनी चाहिए, एंड देन जजेस की जो इन हाउस इंक्वायरी होती है वो कितनी इफेक्टिव होती है, क्या प्रोसीजर है, वी लुक इनटू दिस। ये सब उससे रिलेटेड है कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के यहाँ जला हुआ कैश मिला है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। तो आइए फ्रंट पेज पे देखते हैं क्या खबर है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ऑपोजिशन दे कॉल फॉर कॉलेजियम सिस्टम रिफॉर्म। ओके, सो ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। देखो, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया में एक तरीके से होता क्या है, जजेस आर अपॉइंटिंग जजेस। तो दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। अब जजेस आर अपॉइंटिंग जजेस, आप कह रहे होंगे कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे एक कॉलेजियम सिस्टम का प्रोविज़न है जो कि सेकंड जज केस के बाद बनना शुरू हुआ था। सेकंड और थर्ड जज केस, ये दो केसेस हैं जिनको इस नाम से रेफ़र किया जाता है। इसके अंदर ये कहा गया था कि मल्टी मेंबर बॉडी जो है वो बनेगी, और प्रेजेंटली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ये जो है मिलके कोलिजियम में डिसाइड करते हैं कि किन को अपॉइंट करना है, ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे करनी है। अब देखो, कोलिजियम की सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है। तो यहाँ पे पहली चीज़, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमारे जजेस हैं, दे डोंट हैव टाइम। उनके पास टाइम नहीं होता कि वो हर प्रोफाइल को स्क्रूटनाइज करें। सो दैट्स अ फर्स्ट बिग स्ट्रगल दैट इज़ देयर। तो हमारे यहाँ पे एक ऐसे चीफ जस्टिस रहे थे जो कोलिजियम की मीटिंग तक नहीं कर पाए थे क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ऑनलाइन मीटिंग करें, तो ऑनलाइन मीटिंग भी कुछ खास फ्रूटफुल नहीं हुई थी। तो ये सबसे बड़ा हर्डल है कि आप जजेस को, जो कि ऑलरेडी केसेस के मामलों में ओवरबर्डन्ड है, आप उनको एक एडिशनल टास्क दे रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन का। सो ये एक टास्क हो जाती है और दैट इज़ वन हर्डल। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि स्क्रूटनी नहीं हो पाएगी। एंड अदर पॉइंट इज दिस, इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम बताई गई है, दैट इज अंकल जज कंसेप्ट। ओके, तो हमने एक ट्रेंड देखा है कि यहाँ पे फैमिलीज हैं और कुछ एक पर्टिकुलर फैमिलीज में से ही जजेस बनते जा रहे हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए ना। तो जैसे अगर हम ये कहते हैं कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हमारे यहाँ पे इलेक्टोरल या लेजिस्लेटिव सिस्टम में आती है, तो वैसा ही कुछ हमें जुडिशरी में भी देखने को मिल रहा है। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ अलार्मिंग, जो कि प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखते हुए डिमांड यही है कि रिफॉर्म किया जाए। तो इस रिफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है वो बनाया गया था। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ये एक मल्टी मेंबर बॉडी की तरह एक्ट करता, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव की भी प्रेजेंस थी। ओके, तो मल्टी मेंबर बॉडी थी, मतलब इसके अंदर मिनिस्टर वगैरह भी आ जाते और जुडिशियल मेंबर भी होते। नाउ एज देयर विल बी, यू कैन से, प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो जैसे ही यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की प्रेजेंस की बात आ गई, तो जुडिशरी ने बोला कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो खतरे में है, एंड दे डिक्लेयर्ड इट टू बी नल एंड वॉइड। तो उन्होंने कहा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और बिकॉज यहाँ पे देर इज दिस प्रेजेंस ऑफ मिनिस्टर्स, तो एग्जीक्यूटिव की प्रेजेंस से जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो खतरे में पड़ जाएगी, एंड दिस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को उन्होंने नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर कर दिया था। तो दिस इज़ द हिस्ट्री, ये पॉइंट है यहाँ पे। अब देखो, हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा है। हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो ज़रूर जुडिशरी को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। तो हमने ये देखा है कि क्यों ऐसा होता है। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे ऐसा ज़रूर हुआ था। तो पास्ट में हमारे यहाँ पे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि अपॉइंटमेंट के थ्रू एग्जीक्यूटिव जो है उसने जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी, एंड दिस इज़ समथिंग दैट हैड हैपेंड इन द पास्ट। और इसीलिए जुडिशरी जो है वो हमेशा अवर्स रहती है कि किसी हालात में जुडिशियल इंडिपेंडेंस को हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। सो एक वैलिड पॉइंट है, बट यू हैव टू फाइंड सम सॉल्यूशन। उसका सॉल्यूशन ये नहीं होगा कि जजेस आर अपॉइंटिंग जजेस। कोई मिडल पाथ आपको लेके आना पड़ेगा।
ग्लोबल जो आपके यहाँ पे प्रैक्टिसेस हैं, यू कैन आइडेंटिफाई फ्यू थिंग्स, आप उनको स्टडी करके उनमें से जो बेस्ट प्रैक्टिस है आप वो लेके आ सकते हैं, तो दैट कैन बी डन। अब देखिए ये प्रीलिम्स 2019 का सवाल जो कह रहा है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, बात मतलब ये क्या ये 44th ने किया था, पहली चीज़ आपको ये समझनी है। ठीक है, सवाल होना चाहिए कि क्या वाकई 44th ने किया था कि प्रधानमंत्री का इलेक्शन जो है वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के टाइम पे जनता पार्टी की सरकार थी। ठीक है, तो जनता पार्टी कभी ऐसा नहीं करेगी जो कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जुडिशियल रिव्यू की बियॉन्ड करवाता। ये काम करवाया था इंदिरा गांधी ने, बिकॉज इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था वो कैंसिल कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। ठीक है, तो ये एक तरीके से 44th का इसमें पॉइंट नहीं आएगा। तो आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बीइंग वायलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो ये जो है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सेकंड वाला। तो फर्स्ट वाला अगर आप देखते हैं तो दिस वाज 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये इंदिरा गांधी 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आई थी, जिसके अंदर उसमें ऐड किया गया था कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है इनका इलेक्शन जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर हो जाएगा। तो एक तरीके से उल्टा है जो कि यहाँ पे कहा गया है, मतलब इट वाज नॉट 44th में ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये काम किया था इंदिरा गांधी ने 39, तो ये आपको याद रखना है। तो दिस वाज द पॉइंट हियर। ओके, सो यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का पॉइंट हमने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है कि इसको कंसिडर करते हुए जुडिशरी ने उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। तो अभी आज की डेट में क्या सोल्यूशन होना चाहिए? सो प्राइम थिंग इज दिस, देखिए कोई आपको ऐसा मिडल पाथ निकालना है ना। अगर यहाँ पे NJAC में इनको प्रॉब्लम थी जुडिशरी को कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ मिनिस्टर, माय सजेशन इज कैन वी हैव ऑल जुडिशियल मेंबर कमीशन। क्या ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे जुडिशियल मेंबर कमीशन उसके अंदर बनाएं आप? तो रिटायर्ड आप मेंबर्स उसमें ले लीजिए, दैट कैन बी डन। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस दे कैन बी प्लेस्ड। ओके, और NJAC के अंदर अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट को दे दीजिए कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो अपॉइंट करेंगे। सो दैट कैन बी अ वे आउट। ठीक है, ऑल जुडिशियल मेंबर कमीशन बनाया जा सकता है। देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट न्यूज दैट इज देयर, सो देयर कैन नॉट बी फोर्स टू ज्वाइन गवर्नमेंट पोर्टल। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है सरकारी पोर्टल की। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक पोर्टल बनाया है सहयोग, और ये कहा गया है कि जितने भी सोशल मीडिया प्रोवाइडर्स हैं उनको इस पर्टिकुलर सहयोग पोर्टल पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या होगा? तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या फिर मिनिस्ट्रीज हैं, वो क्या करेंगी, वो सीधा जो है इस पोर्टल पे डालेंगी कि इस कंटेंट को हटा दो। तो रिमूवल ऑफ कंटेंट के लिए एक तरीके से इस पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा और ऑटोमेटेड सिस्टम होगा। मतलब आपको कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। जिस मिनिस्ट्री ने, जिस डिपार्टमेंट ने इस पर डाल दिया सहयोग पे कि ये चीज़ हटा दो, तो वो चीज़ हटानी पड़ेगी। अब देखो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ये कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है हमारा, एंड इट्स अ सीरियस थिंग, बिल्कुल सीरियस थिंग। बिकॉज ये जो सहयोग सिस्टम है ये एक पैरेलल स्क्रूटनी सिस्टम बना रहा है, पैरेलल सिस्टम बना रहा है विद नो रोल फॉर जुडिशरी, जिसके अंदर जुडिशरी का कोई रोल नहीं होगा, जुडिशियल ओवरसाइट नहीं होगा। मतलब गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज ये कहेंगी जहाँ पे भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज का क्रिटिसिज्म होगा उस कंटेंट को हटा दो। अब तो ये मामला बना शुरू कैसे हुआ कि रेलवे मिनिस्ट्री ने फोर्स किया एक्स को कि जो स्टैम्पेड हुआ था उसके वीडियोस हटा दिए जाएं। ठीक है, तो अब ये स्टैम्पेड वाली चीज़ तो ऐसी कुछ है नहीं जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो, तो स्टैम्पेड वीडियोस रिमूव किए जाएं, ये रिक्वेस्ट जो है ये आई थी रेलवे मिनिस्ट्री से, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये मामला पूरा उठा है। अब एक्स जो है वो एक तरीके से गवर्नमेंट को कोर्ट में लेके जा रहा है, एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स आर। तो कोर्ट ने कुछ चीज़ों को रिकग्नाइज किया है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कि गवर्नमेंट पोर्टल ज्वाइन करे। ठीक है, दैट इज़ वन थिंग हियर। अब ये मेंस 2014 का सवाल देखिए, ये कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डज इट कवर हेट स्पीच ऑल्सो, what do the films in India stand on different plane from the other forms of expression, discuss। okay, so देखियो जो फिल्म्स वगैरह होती हैं उसके अंदर एक एंगल आपको देखना होता है, दैट इज क्रिएटिव लिबर्टी। तो जो क्रिएटर है अगर आप
उसको लिबर्टी नहीं देंगे तो वो कुछ क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाएगा। तो एक क्रिएटिव लिबर्टी होती है, बट दैट शुड ऑल्सो बी विद इन लिमिट्स। क्यों? हमारे यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का जो है प्रोविजन है। तो इंडिया के अंदर कोई भी फंडामेंटल राइट आपका एब्सोल्यूट नहीं है, तो आपके यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। देयर इज अ लिमिट दैट योर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज डिजाइनिंग। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही ये पर्टिकुलर लिमिट डिसाइड कर रहा है। दुनिया के अंदर कोई और दूसरा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो खुद ही लिमिट दिखाता हो। तो यस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)(a) के अंडर दे रखा है, बट देन देयर इज 19(2) जिसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के प्रोविजंस हैं। ओके, सो दिस थिंग इज बीइंग हाईलाइटेड हियर, और कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज पुटिंग अप रिस्ट्रिक्शन। तो ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अगर इस टाइप की कोई रिस्ट्रिक्शन लगती भी है तो इट इज़, यू कैन से वेल हियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दैट शुड बी एज पर द लॉ। क्या चीज़ रीजनेबल है, क्या चीज़ रीजनेबल नहीं है, इट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द जुडिशरी। ओके, सो ये पूरा प्रोसेस हमारे यहाँ पे है। क्लियर? तो अगर आप कहीं चीज़ को रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हो, किसी का कंटेंट रिमूव भी करा रहे हो, देयर शुड बी सम विंडो दैट शुड बी देयर फॉर जुडिशरी। तो वैसा होना चाहिए। क्लियर? तो दिस इज द होल आइडिया। तो ये सहयोग पोर्टल से रिलेटेड दैट दिस वाज द डिबेट एंड दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। नाउ मूविंग अहेड, आगे चलिए यहाँ पे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कुछ जजमेंट देने वाला है रिलेटेड टू द पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पीकर ऑन द मैटर ऑफ एंटी डिफेक्शन। क्लियर? तो उस चीज़ को यहाँ पे समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को डिसाइड कर रहे हैं और ये कितना ज़रूरी है ये मामला। तो सबसे पहले थोड़ी सी आपको इसकी बैकग्राउंड पता होनी चाहिए। नाउ डिफेक्शन क्या होता है? तो दरअसल किसी के पर्सनल इंटरेस्ट हो, ओके, तो ये पॉलिटिशियंस जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए या लेजिस्लेटिव असेंबली हो गए, तो वो अपनी पार्टी और अपनी एफिलिएशन स्विच कर लेते हैं इलेक्शंस के बाद। ठीक है? कि तो पोस्ट इलेक्शंस इफ समवन इज स्विचिंग द एफिलिएशन, कि इलेक्शन लड़ा आपने बीजेपी की सीट पे और आप चले गए कांग्रेस के अंदर, ओके, सो उस केस को माना जाएगा डिफेक्शन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? पुराने ज़माने में आया राम गया राम चलता था, रेगुलर डिफेक्शन होते थे, उस वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती थी। कभी भी सरकार आपकी स्टेबल नहीं हो पाएगी, गवर्नमेंट रन ही नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली वालों को लालच दे दिया जाता था कि आपको मिनिस्टर बना दिया जाएगा और आप अपनी पार्टी स्विच कर लो। वो इसी चक्कर में अपनी पार्टी स्विच कर लिया करते थे। सो इट वॉज वेरी फ्रीक्वेंट। इसको देखते हुए 1985 के अंदर 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया, जिसके अंदर 10th शेड्यूल का प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, जिसको हम एंटी डिफेक्शन एक्ट बोल सकते हैं। अब इसके अंदर क्या चीज़ डिफाइन की गई कि स्टार्टिंग में अगर 1/3 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी एक पार्टी के, वो अगर अपनी पार्टी चेंज करते हैं तो उसे मर्जर माना जाएगा, उसे डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। 1/3 से ज़्यादा होंगे तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ठीक है? बाद में 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसे किया गया कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स, कि 2/3 से ज़्यादा अगर मेंबर्स किसी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टेड मेंबर्स अगर वो अपनी एफिलिएशन चेंज करते हैं तो उसे मर्जर माना जाएगा। उस केस के अंदर जो है एंटी डिफेक्शन प्रोविजन नहीं लगेगा, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। अब हु डिसाइड्स, कौन डिसाइड करेगा एंटी डिफेक्शन के मामले में कि क्या मामला एंटी डिफेक्शन का है कि नहीं है ना? ये पावर दे रखी है स्पीकर को। तो स्पीकर डिसाइड्स कि कौन सा मामला एंटी डिफेक्शन का है, कौन सा नहीं है। अब स्पीकर का जो भी डिसीजन होता है उसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है? ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, वो भी कोर्ट के जजमेंट्स के बाद आया है कि इसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, लेकिन देयर इज नो टाइम लिमिट दैट इज मेंशन्ड। तो ये टाइम लिमिट मेंशन ही नहीं की गई है कि कितने समय में स्पीकर ने डिसाइड करना है। होता क्या है, कई मामले ऐसे आए कि 5 साल का समय निकल गया, स्पीकर ने डिसाइड ही नहीं किया। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एंड दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडरिंग कि भी टाइम लाइन जरूर यहाँ पे डिफाइन करनी चाहिए कि इतने टाइम में जो है डिसाइड करना होगा स्पीकर को। दिस इज व्हाट इज हाईलाइटेड हियर। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज़, एक यहाँ पे क्वेश्चन देखो कितना इंटरेस्टिंग है। तो ये कह रहे हैं कि रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपी हैज़ डिमिनिश्ड। तो यहाँ पे एंटी डिफेक्शन का एक जो प्रोविज़न होता है जिसको बोला जाता है कि आप अगर विप को अगेंस्ट जाते हैं, अगर कोई मेंबर, ओके,
तो ये बात समझनी होगी, अगर कोई मेंबर पार्टी विप के अगेंस्ट जाता है तो दैट इज ऑल्सो डिफेक्शन, उसे भी डिफेक्शन माना जाएगा। पार्टी विप का मतलब है इंस्ट्रक्शन, कि आपकी पार्टी ने कहा कि आप इसको वोट कीजिए और आप किसी और को वोट कर रहे हो, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज गोइंग अगेंस्ट विप। तो दैट इज ऑल्सो अ ग्राउंड फॉर डिफेक्शन, उसे भी जो है डिफेक्शन माना जाता है और उस केस के अंदर भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। क्लियर? तो इस मामले में समझिए कि इसका मतलब इंडिविजुअल एमपी तो कुछ कर ही नहीं सकता, उसको हमेशा कलेक्टिवली पार्टी के हिसाब से चलना है। तो इंडिविजुअल एमपी की क्या रेलेवेंस रह गई, उस सवाल को ये रेज करता है। तो यहां पे एक प्रॉब्लम हाईलाइट की गई है कि एंटी डिफेक्शन में भी दिक्कत है कि आप जबरदस्ती किसी को फोर्सफुली कह रहे हो कि आपको यही पार्टी लाइन आपको अपनानी है, कि आप अपने मन की बात नहीं कर सकते हो, कि आपकी जनता ने आपको भेजा है एंड यू कैन नॉट टॉक अबाउट देम, आपको सिर्फ अपनी पार्टी के हिसाब से चलना है। तो वो एक हर्डल है जो यहां पे पॉइंट आउट किया गया है। चलिए, सो मूविंग नेक्स्ट, अब यहां पे इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन की बात हो रही है। नाउ देयर आर सम डेवलपमेंट्स, उसको ध्यान से देखेंगे। तो अभी तक क्या है कि पास्ट में, ठीक, मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री का बैकग्राउंड दे दूं। अब ये पहली बार नहीं है कि तालिबान की गवर्नमेंट आई है, 2001 से पहले, ठीक है, प्री 2000 यू कैन से वन टाइम देयर वाज तालिबान विच वॉज रूलिंग अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान का राज हुआ करता था, ठीक है। देन अमेरिकन्स केम और तालिबान को वहां से हटना पड़ा। अब ये जब तालिबान का राज उस समय चलता था, उस समय भी इंडिया डिड नॉट रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट। उस समय भी हम इंडियंस तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे एज अ डी फैक्टो रूलर ऑफ अफगानिस्तान। क्लियर? ये हमारा स्टैंड था। अब पॉइंट ये है, दोबारा 2020 ऑनवर्ड्स, नाउ तालिबान इज बैक, वापस तालिबान की सरकार है। अब ये तालिबान जो है दे आर रेडिकल, ओके, ये रेडिकल हैं और ये शरिया के हिसाब से अपने यहाँ पे सरकार चलाना चाहते हैं। एंड इसमें सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, राइट्स ऑफ वुमेन। वुमेन के राइट्स जो है वो कहीं ना कहीं कर्टेल हो रहे हैं अफगानिस्तान में आज की डेट में। अच्छा, दूसरी चीज, इंडिया स्टैंड्स टुवर्ड्स तालिबान अपीयर मोर कंसिलिएटरी एज हाईलाइटेड बाय प्रधानमंत्री मोदीज कमेंट ऑन डायलॉग। ओके, सो अब थोड़े बहुत हम प्रैक्टिकल हैं कि आपको प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी, बिकॉज राइट नाउ अभी क्या था कि तालिबान वॉज क्वाइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज तालिबान को शेल्टर कौन दे रहा था, पाकिस्तान दे रहा था, ISI, ठीक है। ये पाकिस्तान से ही ऑपरेट करते थे, पाकिस्तान से ही इनको हथियार वगैरह मिलते थे, पैसे वगैरह मिलते थे, तो ये सिस्टम चलता था। बट राइट नाउ बलोचिस्तान में जो चल रहा है और खैबर पख्तूनख्वा वाले एरिया में जो चल रहा है, सो पाकिस्तान इज ऑल्सो अंडर प्रेशर और तालिबान भी अपने टाइज को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। तालिबान को ये पता है कि इंडिया इज अ गुड इन्वेस्टर, हमने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ऑलरेडी, हम वहाँ पे और भी काम कर सकते हैं। सो नाउ तालिबान आफ्टर गेटिंग इनटू गवर्नेंस दे आर रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया, तो दे ऑलरेडी वांटेड टू गेट क्लोजर टू इंडिया, वो चाहते थे कि वो इंडिया के क्लोज आ जाएं, ठीक है। सो दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन। लेकिन क्या हमें तालिबान के साथ फुल फ्लेजेड रिलेशन एस्टेब्लिश करने चाहिए, वो डाउट है। बिकॉज अगर आप वहाँ पे फुल फ्लेजेड रिलेशन आप एस्टेब्लिश कर लेते हो, अगर आप तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव को एज अफगान एम्बेसडर एक्सेप्ट कर लेते हो, तो उसका मतलब ये होगा कि आप तालिबान को रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि वो असली सरकार है अफगानिस्तान में, तो ये बात हो जाएगी, ठीक है। सो ये एक बड़ा आइडिया है, बट क्या आप ऐसी फोर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं? विल इट बी गुड फॉर अस? क्या वो वाकई हमारे लिए अच्छा होगा? तो ये एक चीज है। तो प्रैग्मेटिज्म है, तालिबान तो वहां पावर में रहने वाला है, अभी कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि कोई और फोर्स जो है तालिबान को रिप्लेस कर सकती है, तो आपको उनके साथ एंगेजमेंट तो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे लिए हमारा फोकस क्या होता है, दैट इज पीपल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो जनता है वो इंडिया को बहुत पसंद करती है, ठीक। सो दैट इज हाईलाइटेड मल्टीपल टाइम्स, वो बहुत पसंद करते हैं एंड बढ़िया इक्वेशन हमारी इनके साथ बन सकती है, देयर इज नो हार्म। बट वी कैन डेफिनेटली आस्क तालिबान टू बी मोर लिबरल, ये जरूर हम कर सकते हैं,
ठीक है। एंड तालिबान हैज़ गिवन सम पॉजिटिव, यू कैन से, या आप बोल सकते हो कि उन्होंने पॉजिटिव एक तरीके से इंक्लिनेशन दिखाया है कि दे वांट टू हैव गुड इक्वेशन विद इंडिया, चाहे वो कश्मीर का मामला हो चाहे वो कोई और मामला हो। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 1990s के अंदर बहुत से अफगान फाइटर्स भी कश्मीर में लड़ा करते थे। ओके, दे ऑल्सो यूज टू फाइट, दे ऑल्सो यूज टू बी देयर। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ दोबारा आए यहाँ पे। वी डोंट वॉन्ट अफगान जिहाद टू गेट डाइवर्टेड टूवर्ड्स कश्मीर, एंड दैट केस इट विल बी अ वेरी सीरियस थिंग। तो वो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए भी हमें तालिबान के साथ अच्छी इक्वेशन बना के रखनी है। अब देखो, ये प्रीलिम्स 2022 का सवाल है। ये कह रहा है कि इनमें से कौन से हैं जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, तो अज़रबैजान तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो नीचे लगता है। ठीक, देन ताजिकिस्तान, नाउ ताजिकिस्तान इज़ देयर, बिल्कुल है। उज्बेकिस्तान इज़ देयर, बिल्कुल है। तुर्कमेनिस्तान इज़ देयर, ये भी है। किर्गिस्तान इज़ नॉट देयर, किर्गिस्तान ये है। ठीक है, तो किर्गिस्तान अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं लगाता है। तो 3 आर देयर, दैट इज़ 2, 3, 5। तो ये इसका मतलब 3, 4, 5 ये इसका सही आंसर है। ये प्रीलिम्स 2022 का सवाल है। तो आपको जो कंट्री न्यूज़ में है उसके बॉर्डर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये ज़रूरी होता है। अच्छा, अब देखो 2018 का ये सवाल है, तो इसमें सिटीज़ मैंशनड है। देखो ये मैंशनड है यहाँ पे ना कहीं टेरर अटैक हुए थे। मैं आपको बता रहा हूँ, इन सभी सिटीज़ के अंदर समथिंग वाज रिलेटेड टू द टेरर अटैक। तो मज़ार शरीफ अफगानिस्तान में यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। अच्छा, मौसल जो है इट इज़ इन इराक। ओके, यहाँ पे इंडियंस की कब्रें मिली थी। अगर आपको ध्यान हो कि 40 समथिंग इंडियंस को मार दिया गया था, तो उनको यहाँ पे जो है दफनाया गया था। एंड दिस किरकुक इज़ ऑल्सो देयर इन इराक। ओके, तो ये किरकुक और मोसल दे आर देयर इन इराक। एलेपो इज देयर इन सीरिया। तो 1 and 4 दैट इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो ये वो सिटीज़ या बोल लो रीजन्स हैं जो न्यूज़ में थे। तो इसलिए आपको इन पे खास नज़र रखनी होती है जब भी आप अपने प्रीलिम्स के लिए तैयारी करें। नाउ मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। सो दीज थिंग्स हैव बीन कवर्ड। ये पूरा आइडिया जो है हमने देख लिया है यहाँ पे। ओके, एंड मूविंग फॉरवर्ड टू, तो सीधा हम लोग देखते हैं एडिटोरियल सेक्शन हैज़ बीन कवर्ड हियर। तो हाउ इज़ एन इन हाउस इंक्वायरी कंडक्टेड। ओके, सो नॉर्मली मैंने आपको एक चीज़ ये बताई थी कि जुडिशरी के हाथ जो हैं वो इसीलिए बंधे हुए होते हैं। सो दे डोंट हैव एनी डिसिप्लिनरी प्रोविज़न, कोई उनके पास इन हाउस डिसिप्लिनरी प्रोविज़न नहीं है। वो ले दे के ये इंक्वायरी कर सकते हैं, और उसमें भी वो जज को हटा थोड़ना सकते हैं। तो जज हैं उनको ट्रांसफ़र किया गया है, उनको ये थोड़ा कहा गया है कि आप सस्पेंडेड हैं या आप काम नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कहा गया। ठीक है, सो यहाँ पे अगर कोई मामला आता है तो देर इज़ दिस इंक्वायरी प्रोविजन। देर विल बी अ 3-member कमेटी जिसको बनाया जाएगा, जिसमें 2 चीफ जस्टिस फ्रॉम अदर हाई कोर्ट एंड 1 फ्रॉम मीन्स हाई कोर्ट। ये इस तरीके से उसी हाई कोर्ट से जो है उनको बिठा के एक इंक्वायरी यूनिट बनाया जाएगा टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। क्लियर? और ये इन्वेस्टिगेट करते हैं टू फाइंड आउट कि भी क्या मामले में कुछ गड़बड़ है, क्या रिश्वत का कोई मामला है। अगर कोई मिसकंडक्ट मिलता है तो जुडिशरी पहले तो उस जज को बोलती है कि आप जो है रिज़ाइन कर दीजिए। अगर दैट जज इज़ अनविलिंग टू रिज़ाइन, फिर ये फाइंडिंग्स जो हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को दे दी जाती हैं कि इसके बाद रिमूवल प्रोसेस हो जो पार्लियामेंट से ही होगा, जो कि हमें पता है कि आपको स्पेशल मेजॉरिटी से जो है वो पास करवाना पड़ता है फ्रॉम बोथ द हाउसेस, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी स्पेशल मेजॉरिटी से आप उसे पास करवाएंगे। दैट समटाइम्स बिकम्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट वो अपने आप में एक बड़ा टास्क है, बड़ा उसमें जो है एफर्ट लगता है। बट अभी तक जो है किसी जज को रिमूव नहीं किया गया है विद द पार्लियामेंट्री एक्शन। ठीक है, सो दिस फाइंडिंग विल बी शेयर्ड विद द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अगर वो जज साहब खुद रिज़ाइन करने से नहीं मानते हैं तो ये इसका पूरा प्रोविज़न है। तो कहने की बात ये है कि जुडिशरी के पास अपना खुद का कोई इन हाउस मैकेनिज्म नहीं है कि वो किसी के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकें। दे आर डिपेंडेंट ऑन पार्लियामेंट एंड दैट प्रोसेस इटसेल्फ इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, और कोई गारंटी नहीं है। 2/3 मेजोरिटी आसान नहीं होती किसी के पास। ठीक है, तो ये एक बड़ी चीज़ है यहाँ पे।
अच्छा, अब इसके अंदर बात यह है कि वी हैव टू फाइंड समथिंग न्यू, कुछ नया आपको फाइंड करना है जिससे आप सॉल्यूशन एक्सप्लोर करें रिलेटेड टू द जुडिशियल अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे एक सजेशन दिया हुआ है, यूके मॉडल है। यूके के अंदर देर इज दिस जुडिशियल कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, डेडिकेटेड एक ऑफिस है जो ऑटोनोमस बॉडी है, वही सारा जो है एक तरीके से मैनेजमेंट कर लेती है। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे हमें देखना है। अब देखो, हमारे यहाँ पे कोई क्रिमिनल पनिशमेंट ही नहीं है फॉर गिल्टी जजेस, उसको रिमूव ही किया जाएगा, जेल में थोड़ी ना डाला जाएगा अगर कोई करप्शन उन्होंने किया हुआ है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो ये NJAC प्रपोज था बट इट वाज डिक्लेयर टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। बट ये भी कोई मतलब आप ये बोलेंगे कि इन्वेस्टिगेशन यूनिट नहीं था, ये अपॉइंटमेंट का पॉइंट देखने के लिए था बस। तो जजेस के केस में आपके पास कोई ऐसा टूल अवेलेबल नहीं है जो जजेस को अकाउंटेबल बनाए या फिर उनके आगे पनिशमेंट का प्रोविजन हो। तो ये एक बहुत बड़ा हर्डल है जिसको हमें कोई सोल्यूशन इसका एक्सप्लोर करना होगा। सो दैट इटसेल्फ बिकम्स क्वाइट बिग। ओके, सो अब देखिए, ट्रम्प स्पर्स यूरोप इनटू एक्शन बट एनी यूरोफोरिया may be premature. Okay, so right now everyone is, you can say, in that situation कि सब लोग अलर्ट हो गए हैं कि ट्रम्प कभी भी किसी के ऊपर टैरिफ जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने सबको बोला है एंड एवरीवन इज़ रेडी फॉर दैट। तो यूरोप भी रेडी है। ओके, हाउ यूरोप विल बी रिस्पॉन्डिंग? यूरोप जो है बाकी पूरे देश, पूरी दुनिया के साथ अपने ट्रेड टाइज को बेटर करेगा। दैट इज़ वन सोल्यूशन दे हैव। तो इंडिया के लिए भी अच्छा है, वी कैन एक्सप्लोर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद देम, बिल्कुल हम कर सकते हैं। So Turkey's opposition leader visits the jail Istanbul mayor. Okay, so he is rising as a opponent to Erdogan. तो ये आज की डेट में चल रहा है टर्की के अंदर, and that's why these protests are going on and it's a very serious, you can say, thing that is happening there. बहुत ही सीरियस चीज़ है यहाँ पे। ओके, बिकॉज अर्दगान एक तरीके से टर्की को इस्लामिक दुनिया का लीडर बनाना चाहता था, तो उनमें लगे हुए हैं वो, बट अभी उनका खुद का यहाँ पे कंट्री के अंदर ही ऑपोजिशन आ रहा है। सो दैट इज़ समथिंग। अब देखो, एक ये ट्रम्प ऑफिशियल्स टेक्स्टेड वॉर प्लान्स टू ग्रुप चैट। अब ये देखो, न्यूज़ में तो ऐसे आता है, लेकिन ये ना चीज़ें प्लांटेड होती हैं डराने के लिए। तो सरकारें कई बार ऐसे इस टाइप की चीज़ करती है। तो उसमें बताया गया है कि कैसे हूदीज़ के ऊपर अटैक किया जाएगा यमन के अंदर, कैसे सिचुएशन को कंट्रोल किया जाएगा, ऑल दीज थिंग्स। सो दिस कैन बी अ वार्निंग शॉट कि थोड़ा दुनिया डर जाए और हूदीज़ दे आर अटैकिंग द मिलिट्री वेसल्स या शिपिंग वेसल्स, तो वो चीज़ें वो बंद कर दें। ठीक है, तो ये चीज़ बताई गई है यहाँ पे। नाउ यूक्रेन रशिया दे हैव एग्रीड टू एंड द मिलिट्री एक्शन इन ब्लैक सी। तो ये एक इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव जो है डेवलपमेंट है यहाँ पे। एंड वाई आई एम सेइंग दिस इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। तो एक चीज़ आपको बता दूं, इससे पहले एक ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव भी हो चुका है। ओके, तो जब ये वॉर अपने पीक पे था, ठीक, अब उस पर्टिकुलर ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव में क्या था, इट विल अलाउ ग्रेन वेसल्स, तो वीट उगता है वहाँ पे, तो इन्होंने ये कंक्लूड किया था कि ब्लैक सी से वीट वाले जो शिप्स हैं उनको जाना अलाउ कर दिया जाएगा, उनको टारगेट नहीं किया जाएगा। बिकॉज जब वॉर अपने पीक पे था उस टाइम तो ये दोनों एक दूसरे को टारगेट कर रहे थे, कोई भी शिप जो था वो टारगेट हो रहा था। बट दैट वाज द टाइम। नाउ इट्स अ गुड न्यूज़ कि थोड़ी और जो है शांति की तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो दिस इज़ द पॉजिटिव डेवलपमेंट। क्लियर? अब देखो, कनाडा के अंदर इलेक्शंस हैं एंड देर आर सम न्यूज़ और रूमर्स कि इंडिया चाइना में इंटरफेयर इन दीज इलेक्शंस। तो ये इनकी सिक्योरिटी एजेंसी ने बोला है। सिर्फ इतना नहीं बोला, उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम दिया है। क्लियर? तो सब कुछ बताया है कि ये जो है इनकी कैपेसिटी है एंड दे मे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ दैट इलेक्शन। तो दैट इज़ समथिंग देयर। पाकिस्तान भी जो है अपना फॉरेन इंटरफेरेंस जो है वो यहाँ पे लेके आ सकता है। तो ये सब वार्निंग्स हैं। सो दे हैव टू फाइंड आउट सोल्यूशन देमसेल्व्स। ओके, इंडिया ने तो इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं एंड वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी डू रिस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। ओके, कल को हमारे यहाँ इलेक्शंस होंगे तो हमारे यहाँ भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। Now, Yunus wanted to visit India before China, but he did not receive the positive response. Okay, so this is what they are saying. अभी बांग्लादेश के अंदर भी there is this lot of development taking place here. Okay, because एक तरफ students वाली political party है, तो and दूसरी तरफ there can be a situation कि reformed अवामी लीग वापस आ सकती है। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी विच दे आर हाईलाइटिंग, जो यहाँ पे बोली जा रही है। एंड देन देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देर कैन बी एन एब्सोल्यूट मिलिट्री रूल, कि मिलिट्री रूल भी वहाँ पे लग सकता है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं।
अभी एट प्रेजेंट मोहम्मद यूनिस इज देयर, ही इज अ, यू कैन से देयर इज दिस केयर टेकर गवर्नमेंट जो वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। बट अगर सिचुएशन नहीं बनी तो देर कैन बी ऑल दीज डेवलपमेंट्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो वेरी फ्रेजाइल पीस इज देयर राइट नाउ इन बांग्लादेश। इस लेवल की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो वी हैव टू वेट एंड वॉच हाउ थिंग्स विल टर्न अप। ओके, तो ये जो है पूरी कहानी है आज की। सो दैट्स इट फॉर द डे देन, थैंक यू वेरी मच।